हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं ज्योग्राफी की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सृष्टि दबास मैम का आंसर, जो कि मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखा है। ये उन्हीं का आंसर है, उन्होंने ही लिखे हैं पॉइंट्स। थोड़ा अलग लगा मुझे, लेकिन सिंपल लगा। अगर किसी को अगर क्वेश्चन देखकर अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप आराम से लिख सकते हो। इनका आंसर देख के कितना इजीली लिखा है इन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पर्सनली देखा जाए तो थोड़ा रेलेवेंट नहीं लगा क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा है। बट ठीक है, बट कुछ इनका स्टाइल यहाँ पे देखना है हमें, जो उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, माउंटेन्स आर फ्रजाइल इकोसिस्टम वनरेबल टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर anthropogenic interventions. Illustrate with example. Also highlight the initiatives taken for their sustainable management. 250 words में ये क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि माउंटेन्स आर फ्रजाइल इकोसिस्टम वनरेबल टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे माउंटेन्स को कैसे अफेक्ट हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, वो बताना था। और अदर एंथ्रोपोजेनिक, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इसमें इंटरवेंशन कर रही है, वो यहाँ पे मेंशन करना था। और वो साथ में एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हमें ये इलुस्ट्रेट करना है। और आल्सो हाईलाइट द इनिशिएटिव, जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको हाईलाइट करना है। ये पूछा गया क्वेश्चन में, माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन इनका पूरा फोकस क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इससे ही है। थोड़ा माउंटेन्स को इन्होंने साइड में रखा है पूरे क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा मुझे लगा। बाकी तो ठीक है, क्वेश्चन तो बाकी पॉइंट्स तो अच्छे लिखे हैं इन्होंने, बट जो क्वेश्चन पूछा है माउंटेन से रिलेटेड तो वो थोड़ा इन्होंने कम एड्रेस किया है। चलो देखते हैं। पावरफुल तो इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने, कि यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट चेंज टुडे इज़ नॉट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग बट ग्लोबल बॉइलिंग। ये किसी ने बोला था? एंटोनियो गुटेरेस, जो यूएसए के हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। तो उन्होंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कोट किया, अफेक्टिंग ऑल लैंडफॉर्म्स इंक्लूडिंग माउंटेन्स। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो अच्छा स्टार्ट किया इन्होंने, कि इनकी एंटोनियो की यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन करके इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया। तो नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे एक मैप ड्रॉ किया, जिसमें इन्होंने हिमालय को हाईलाइट किया। यहाँ पे हिमालय दिखाया, इंडिया का मैप है, इंडिया में हिमालयस कहाँ पे स्प्रेड है। वेस्टर्न घाट दिखाए, जहाँ पे माउंटेन्स आते हैं। हिमालय में माउंटेन ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट में भी हिली एरिया है, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो माउंटेन एरिया में, मतलब हिमालय में, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि माउंटेन्स के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि अवलांचेस, लैंडस्लाइड होती हैं, डिस्टेबलाइजेशन ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने कि रिलीज ऑफ ट्रैप्ड मीथेन इन परमाफ्रॉस्ट का मतलब वही होता है कि जो ग्लेशियर होते हैं, जो भी बर्फ़ जमी होती है, उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मिथेन भी आ सकता है, तो वो रिलीज़ कर सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से फ्लड्स भी आते हैं। तो ये भी दिक्कत है, हमने सिक्किम में देखा था 2023 में, लास्ट ईयर, कैसे ग्लेशियर आउटबर्स्ट की वजह से फ्लड्स आए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं लिखा है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के भी इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, ज़्यादा तो अर्बन फ्लड्स आते हैं। हमने मुंबई में देखा था, बेंगलुरु में देखते हैं कि फ्लड्स आते हैं। फिर हर अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट जो होता है वो भी देखा जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, क्योंकि इस साल भी न्यूज़ में था। बेसिकली इसमें यही होता है कि जो
हमारा कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है सिटी में, तो यहाँ पे एयर का थोड़ा सा कम मतलब मूवमेंट दिखाई देता है। तो जो भी हीट आती है उसका जो अल्बेडो होता है, मतलब जो बैक भेजना होता है स्पेस में, जो हीट आती है वो स्पेस में ज़्यादा जाती नहीं, वो यहीं पे ट्रैप होके रह जाती है अर्बन एरिया में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, अगर हीट ट्रैप हो जाती है तो वो पूरा मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, डिस्टेबलाइज हिल्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है वेस्टर्न घाट में, तो इसलिए यहाँ पे स्टेबलाइजेशन थोड़ा कम दिखाई देता है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, मेन हेडिंग देखिए, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल जैसे पूछा है उन्होंने, बट यहाँ पे ये बोला गया है कि माउंटेन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, तो वो यहाँ पे एड्रेस करना था। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि मेल्टिंग ग्लेशियर, एग्जांपल आर्कटिक ग्लेशियर जो है, आइसबर्ग्स है, ये मेल्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने अंटार्कटिका में एक एरिया है, वो भी वहाँ का ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है, ये 76 इन अंटार्कटिका। तो इसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया है, तो सही किया है। नेक्स्ट, डिस्टर्ब बायोडाइवर्सिटी बोथ मराइन एंड टेरेस्ट्रियल। मराइन मतलब वाटर की बायोडाइवर्सिटी, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर जो होती है बायोडाइवर्सिटी, उसमें डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये बताया, एग्जांपल इन्होंने अल्टर माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ सी हॉर्स, सी हॉर्स मतलब वाटर में होते हैं, तो उनका जो माइग्रेशन पैटर्न है उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। थर्ड यहाँ पे लिखा है, डिस्ट्रॉय फिशरीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन ओशियन करंट्स एंड देयर बाय अफेक्टिंग लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन्स। तो ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज के बेसिकली इम्पैक्ट लिखा है इन्होंने यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है, रिलीज ऑफ ट्रैप्ड गैसेस इन परमाफ्रॉस्ट, जैसे कि लिखा था उन्होंने पहले भी वहाँ पे एक मैप के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन किया था उसमें लिखा था। और इसके कॉजेस क्या है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलीज ऑफ ज़ॉम्बी वायरसेस, जो वायरसेस काफ़ी टाइम से इनएक्टिव थे वो एक्टिव हो जाते हैं, तो ये ज़ॉम्बी वायरस का यहाँ पे लिखा उन्होंने। इन्वेजिव एलियन स्पेसीज भी हो सकते हैं उसके अंदर, वो भी रिलीज हो सकती हैं। तो ये लिखा यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस के बारे में लिखा है। तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, देखो कहीं पे भी माउंटेन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, बेसिकली जो क्लाइमेट इम्पैक्ट था वो बताया यहाँ पे, अभी एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन के वही बताएंगे बाकी। तो राइज इन अर्बन फ्लड्स ड्यू टू पुअर वेस्ट मैनेजमेंट एंड अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, एग्जांपल मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, जो 22 में फ्लड्स आए थे यहाँ पे, बेसिकली वही लिखा है। अनसस्टेनेबल टूरिज़्म बिल्कुल इसकी वजह से भी डिस्टेबलाइज माउंटेन्स ड्यू टू ओवरलोडिंग बाय सुपर इंक्यूबेंट लोड, और जो जोशीमाता ट्रेजेडी जो हुई थी 2023 में, वो भी यहाँ पे लिखा उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट यहाँ पे उनका पॉइंट ये था कि इलीगल माइनिंग, बिल्कुल ये माउंटेन से रिलेटेड है कि माउंटेन मतलब हिली एरिया या माउंटेन एरिया में यहाँ पर माइनिंग करते हो या ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो ऑल फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अ विशियस साइकिल, ये एक विशियस साइकिल है, इससे क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए थी, बट ठीक है। नेक्स्ट है, इनिशिएटिव्स टेकन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ माउंटेन्स। ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने यहाँ पे, इनिशिएटिव्स माउंटेन के लिए मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो उन्होंने स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों बताए हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लिखना चाहिए कि हमें बस इनिशिएटिव बोले तो हम ऐसे 4-5 इनिशिएटिव देते हैं, बट एक सिस्टमेटिक पॉइंट्स अगर देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि इन्होंने लिखा है स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल में यहाँ पे देखो, चेक ऑन इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसके ऊपर चेक रखना चाहिए।
मतलब देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली ये स्ट्रक्चरल में आता है। स्ट्रक्चरल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीयर में जो भी आता है उसका। रिटेंशन वॉल्स टू चेक लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के लिए रिटेंशन वॉल्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी देखना चाहिए। फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये करना चाहिए। डिज़ास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, तो ये स्ट्रक्चरल में लिखा उन्होंने। और नॉन स्ट्रक्चरल में अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड हजार्ड मैपिंग, सेंसिटाइजेशन ऑफ पीपल फॉर बिहेवियर चेंज। लोगों का बिहेवियर चेंज करना चाहिए, जैसे कि हर इंसान को अपना कार्बन फुटप्रिंट को बैलेंस रखना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट मतलब हर इंसान का होता है। जैसे कि अगर आप अननेसेसरी कहाँ पे भी बाइक चला रहे हो तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जाना होता है तभी भी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हो। एक तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि जो वो प्लास्टिक थैलियाँ होती हैं वन टाइम यूज़ करके उसको फेंक देते हैं। वैसे में खुद के इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। खुद की एक ऐसी परमानेंट जो कॉटन वाली आते हैं, या वो इसके भी आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई उसका नाम। तो वैसे वाले अगर आप अपने बैग रखेंगे और उसी में जाके अपनी जो सब्जी है अदर सामान है वैसे में उसका इस्तेमाल करोगे, तो वो जो प्लास्टिक थैली है उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है उसके ऊपर थोड़ा सा आप उसको कम कर सकते हो। और ये यही होता है बिहेवियर चेंज, मतलब कि सेंसिटाइजेशन ऑफ पीपल फॉर बिहेवियर चेंज, यही होता है। हम खुद से देखो, हम लोगों को तो नहीं बता सकते, लोगों का बिहेवियर तो हम चेंज नहीं कर सकते, इट्स अप टू देम, बट हम अपना तो कर सकते हैं ना। एटलीस्ट हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बहुत इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो हम खुद से ही स्टार्ट करना चाहिए, हमें खुद से ही स्टार्ट करना चाहिए। CSR फंडिंग होती है, ये नॉन स्ट्रक्चरल में आता है। ग्रीन एंड ब्लू बॉन्ड्स होते हैं, वो भी नॉन स्ट्रक्चरल में आते हैं, तो ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। और लास्ट में इनका कंक्लूजन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन दोनों भी बहुत अच्छे लगे मुझे। यहाँ पे लिखा है कि ऑल दिस अलॉन्ग विद धर्मशाला डिक्लेरेशन फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म इज़ द नीड फॉर द आवर। देखो, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल के यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है इन्होंने। तो इस तरह से ही अगर किसी भी टॉपर का आप आंसर देखते हो ना, तो इस तरह से देखा करो ना कि देखो उन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, कंक्लूजन कैसे लिखा है, बॉडी कैसी लिखी है। चाहे बॉडी में इन्होंने थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट जो होते हैं उसमें माउंटेन का जिक्र नहीं किया, माउंटेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो लिखती तो और थोड़ा बहुत बेहतर लगता, बट इन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखा। बाकी इनका बहुत अच्छा है, इनके इनिशिएटिव्स अच्छे लगे मुझे, इनका स्ट्रक्चर अच्छा लगा, और जो भी इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि टॉपर के आंसर दिखाने का मतलब यही है कि हम अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का देखना चाहिए, बस एक ही इंसान का देख लिया और चल दिया ऐसे नहीं, काफ़ी लोगों का देखते हैं तो हमें समझ में आता है। इनकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका अगर आप ऐसे भी देखोगे ना तो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, और इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अच्छी खासे मार्क्स है, अच्छी रैंक भी आई है, फर्स्ट 10 टॉप में है ये, तो बहुत अच्छी बात है ये। हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं इनके आंसर से। तो होप कि आपको पसंद आए, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिए, वहाँ पे मैं टेस्ट अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ टेस्ट सॉल्व करें और अपना प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखें, क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि अभी स्टार्ट करना चाहिए। अभी पिछले 4 महीने में आपने क्या किया मैटर नहीं करता, लेकिन आप अभी से बहुत अच्छे से आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बस मेंस की प्रैक्टिस करो, नहीं, दोनों को ही करना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।